सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ के हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 9 और यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट फर्स्ट, और जो आज हम करेंगे यूनिट 10 इनकम टैक्स, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर टैक्स की टैक्स होता क्या है। टैक्स इज एन इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। फाइनेंशियल क्या होता है, तो पहले हम फाइनेंशियल वर्ड समझते हैं कि फाइनेंशियल होता क्या है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। नॉर्मल कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, लेकिन ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से, और ये जो एंड होता है वो होता है 31 मार्च को। तो इस जो फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर में जो भी इनकम कमाई जाती है, जो भी इनकम अर्न की जाती है, उस इनकम पर क्या देना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्स कि आपने इतनी इनकम अर्न की है, उस इनकम पे आप टैक्स पे कीजिए। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल चार्जेस अपॉन अन इंडिविजुअल और कंपनी, इट्स मीन कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है यहाँ पर मिस्टर ए ने जो भी इनकम अर्न की उस पर तो वो टैक्स देगा ही। जो भी इसने इनकम अर्न की इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस पर वो क्या करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा। ठीक है। लेकिन अगर क्या एक कंपनी इनकम अर्न करती है तो वो टैक्स पे करेगी, तो आंसर इज यस। अगर ABC एक कंपनी है और वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न कर रही है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखिए, इंडिविजुअल और अ कंपनी। इंडिविजुअल भी और कंपनी भी बाय द गवर्नमेंट और देयर रिस्पेक्टिव। गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ले रही है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलर अदर फंक्शनल इक्विवेलेंट इन स्टेट, जो भी फंक्शनल कर रहे हैं इक्विवेलेंट जो स्टेट के अकॉर्डिंग हो, उनको भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इन इंडिया टैक्स आर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंडिया में क्या होता है, टैक्स कौन लेविड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को। ये दोनों गवर्नमेंट क्या करती हैं, आप पर टैक्स लगाती हैं और आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है। एंड बाय द लोकल अथॉरिटी, और कुछ लोकल अथॉरिटी भी सच एज म्यूनसिपलिटी। आ टैक्स इज नॉट वॉलेंट्री। ये जो टैक्स है ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता कि आप चाहते हैं तो आप टैक्स पे करें, नहीं चाहते तो नहीं पे करें। ये टैक्स तो मैंडेटरी होता है और ये आपको पे करना ही होता है, नॉट वॉलेंट्री। नॉट वॉलेंट्री का मतलब है, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इच्छा के अकॉर्डिंग। आपकी इच्छा है तो आप करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। लेकिन नॉट वॉलेंट्री लिखा है, नॉट वॉलेंट्री का मतलब है आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको तो टैक्स पे करना ही है। पेमेंट और डोनेशन बट एन इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड परसुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हैं उन अथॉरिटी को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स होता क्या है, टैक्स होता है जैसे एक पर्सन ने सपोज 10 रुपये अर्न किए। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो 10 रुपये, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 10 रुपये का, 10 रुपये वैसे कोई छोटी इनकम ही है, ठीक है। 10 रुपये इनकम अर्न किया है तो इस पर आपको गवर्नमेंट को 2 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 2 रुपये टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट आगे डेवलपमेंट कर सके।
ठीक है। तो ये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को आप पे करते हो आपकी इनकम पर। नेक्स्ट यहाँ तक पर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टैक्सेस, कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि टैक्स क्या होता है, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी क्या करती है, टैक्स पे करती है। किसको, सेंट्रल, स्टेट या फिर जो लोकल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अब ये टैक्स कैसे पे होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स पे होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो हम इंडिविजुअल इन्हें समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। डायरेक्ट मतलब होता है ना सीधा, सीधा सीधा कहना, डायरेक्ट कहना। या डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट उसी पर्सन पे होगा ये टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द एसएससी, डायरेक्टली बाय द एसएससी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए। इन्हें क्या हुई, फाइनेंशियल ईयर जो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से है 31 मार्च, ये होता हमारा फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में इसने सपोज 3 करोड़ अर्न किए, ठीक है, कितने, 3 करोड़। मिस्टर ए ने 3 करोड़ अर्न किए। अब इसने जितनी इनकम अर्न की है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स होगा वो यही डायरेक्ट पे करेगा। इसके बिहाफ पे इसका फ्रेंड या कोई और नहीं पे कर सकता, यानी कि इसका टैक्स है तो यही इसके ऊपर ही बर्डन है, इसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है कि सारा बर्डन उसी पर होना, डायरेक्ट होना, उसी पर्सन का टैक्स है ये, और ये पर्सन ही पे करेगा, इसी के नाम से वो टैक्स पे किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है कि डायरेक्टली उसी पर्सन पे। अब यहाँ पर एक्सएससी वर्ड यूज हुआ है, एसएससी। तो एसएससी को मैं और अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। फिलहाल इतना समझ लो कि ये वो पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। एसएससी कौन है, वो पर्सन जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है लाइक इनकम टैक्स, अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया ना, इसने इनकम 3 करोड़ अर्न करी है तो ये इसकी इनकम है और ये इस पर टैक्स देगा, तो इनकम टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है, अभी मिस्टर ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी थी, इन्होंने सोचा सेल आउट कर देता हूँ, इन्होंने सेल कर दी। अब जब सेल करी तो उससे 2 करोड़ की अर्निंग हो गई। अब ये जो अर्निंग हुई है ये क्या हुई, कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन क्यों है, ये रेगुलर थोड़ी ना होती है इनकम, एक होता है रेवेन्यू गेन, एक होता है कैपिटल गेन। रेवेन्यू गेन होता है जो उसके रेगुलर पर्पस से हो, अगर इसका बिजनेस ही होता प्रॉपर्टी बेचने का तो वो उसका रेवेन्यू गेन कहलाता, लेकिन क्योंकि ये इसका बिजनेस नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी पड़ी थी उसने उसे सेल आउट कर दिया, तो ये कहलाएगा कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन होता है तो उसका भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है और वो भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। टैक्स, कॉरपोरेटेड टैक्स, सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उस पर भी टैक्स लिया जाता है। ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं इसने, कुछ ट्रांजैक्शन कैश का क्या करा है, इधर से उधर चेंजेस करे हैं या इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन ट्रांसफ़र किया, तो जो भी टैक्स है वो भी उसे पे करना पड़ेगा। बैंकिंग कैश, बैंकिंग में जो होती हैं कैश से रिलेटेड वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है। आपने देखा होगा कि आपके ये चार्जेस लग गए, ये चार्जेस लग गए, तो वो सारे चार्जेस भी तो आप पर ही लगते हैं, उस इंडिविजुअल पे ही तो लगते हैं। तो उसका बर्डन किस पर होता है, उसका बर्डन उसी पर्सन पे होता है जो टैक्स पे करता है, उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन टैक्स नहीं दे सकता, वो उसका बर्डन उसी पर्सन पर होगा। ट्रांजैक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंज टैक्स एक्सेट्रा, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स का बर्डन डायरेक्ट उसी पर्सन पर होता है जो वो पर्सन इनकम अर्न करता है, उस पर ही ये बर्डन होता है और उसे ही ये टैक्स पे करना होता है, उसी के नाम से ये टैक्स पे करेगा।
अब आप ये मत बोलना कि इसका जो फ्रेंड है उसने इसके नाम पर पे कर दिया तो क्या हो गया। अरे तो पे तो इसी के नाम पर हुआ है ना टैक्स, उसने अपने नाम पर तो पे नहीं किया। जब इसी पर्सन के नाम पर टैक्स पे हुआ है तो वो डायरेक्ट टैक्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन सिर्फ उसी पर्सन पर होता है और वो टैक्स उसी इंडिविजुअल को ही पे करना होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो हमने समझ लिया कि इंडिविजुअल है, उसी पर्सन पे सारा बर्डन है, उसी को टैक्स पे करना है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट का मीन्स है जो डायरेक्ट ना हो। जैसे बोलते हैं ना घुमा फिरा के बोलना, इनडायरेक्ट कहना, तो उसी तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्ट है। मतलब डायरेक्ट तो आप पर नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्ट लगेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी। इन्होंने सोचा एक लैपटॉप परचेज कर लेते हैं, एक लैपटॉप परचेज करते हैं अच्छा सा। ये गए कम एक शॉप पे, शॉप पर गए, शॉप पर गए, उनको एक लैपटॉप पसंद आया, लैपटॉप पसंद आया, उन्होंने उसको परचेज करने के लिए सोचा। लैपटॉप का प्राइस था 50,000, लैपटॉप का प्राइस था 50,000 प्लस उस पर जो टैक्स था वो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2,000, अज्यूम कर रही हैं बिल्कुल, ठीक है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 50,000 पे किए प्लस 2,000 एक्स्ट्रा पे किए, किस नाम से, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से। मतलब ये टैक्स तो शॉपकीपर को पे करना था, लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा, अपना बर्डन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लैपटॉप मिस्टर बी को बेचा और उससे टैक्स ले लिया और वो गवर्नमेंट को बाद में पे कर देगा। तो ये क्या हो गया, जिसका बर्डन ट्रांसफर किया जाता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में जिसका टैक्स था वही पे कर रहा था, उसी को पे करना था। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, जो उसका बर्डन है उसने वो बर्डन दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे आप शॉप पे जाते हो, बहुत सारे मटेरियल परचेज करते हो, तो आप देखते हो कि उसका जो प्राइस होता है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ और प्लस उस पर क्या होता है, टैक्स लग जाता है, तो उसका प्राइस 22 रुपीज़ 12 रुपीज़ इस तरीके से हो जाता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, लैपटॉप का प्राइस था 50,000 लेकिन 50,000 प्लस 2,000 यानी कि 52,000 उसने पे करे यहाँ पे। तो जो 2,000 उसने पे किया वो क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो टैक्स तो शॉपकीपर का था, लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा, ये टैक्स मिस्टर बी से ले लिया, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अन इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स कलेक्टेड बाय अन इंटरमीडियर। जो भी इंटरमीडियर है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरमीडियर कौन था, मिस्टर बी था। मिस्टर बी आया शॉप पर, उसने अपना प्रोडक्ट लिया, उसके बदले हमने उससे टैक्स भी ले लिया जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे बाद में। फ्रॉम द पर्सन हु बियर द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन। अब ये मिस्टर बी को तो ये बात पता ही नहीं चली कि उसने जो 2,000 रुपीज़ पे करे वो टैक्स है। वो तो सोच रहा बस मैंने लैपटॉप का प्राइस दिया, लेकिन नहीं, उसमें तो 2,000 भी इंक्लूड था और वो इकोनॉमिक में जो था उसने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा। अब यहाँ पर पर्सन जो वर्ड लिखा है वो क्या है, पर्सन कौन होता है, पर्सन वो पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, वो क्या कहलाता है, पर्सन। ठीक है, तो हु बियर द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन, वो क्या कर रहा है, अल्टीमेटली जो इसका बर्डन है वो क्या कर रहा है, वो उसको ले रहा है और उसके बदले उसका टैक्स पे कर रहा है। ऑफ द टैक्स, उसका बर्डन कम कर रहा है टैक्स पे करके। और ये बात उसको पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो सकती, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर उसको चाहिए तो उसे वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर। ये शिफ्ट किया जा सकता है ना, ये शॉपकीपर को पे करना था लेकिन उसने उसे शिफ्ट कर दिया किस पर, मिस्टर बी पर, कि आप टैक्स पे कर दो। तो मिस्टर बी को ये प्रोडक्ट चाहिए था, उन्होंने वो टैक्स पे कर दिया। अब ये तो थोड़ा बड़ा एग्जांपल है तो इसमें इसको समझ भी आ सकता है किसने टैक्स पे किया। छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, जैसे कोई आपने 5 रुपीज़ का कुछ एक प्रोडक्ट परचेज किया, खाने का कुछ प्रोडक्ट था 5 रुपीज़ का था, तो आपको पता ही नहीं है उसमें 4 + 1 यानी कि 4 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस है प्लस 1 रुपये टैक्स है। तो आप तो सोचते हो कि आपने 5 रुपये पे करे,
उस प्रोडक्ट के, लेकिन उसमें जो 4 रुपीज़ हैं वही उस प्रोडक्ट का प्राइस है। 1 रुपये तो आपने टैक्स पे किया है और ये बात पता भी नहीं होती, और ये हम इजीली दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है वो प्रोडक्ट का प्राइस है 5 रुपये, लेकिन 5 रुपीज़ उसका प्राइस नहीं है, उसका प्राइस है 4 रुपीज़, और वो जो 1 रुपये है वो आप टैक्स पे करते हो। वो आपको बर्डन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हो उस प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहे हो। तो ये जो 1 रुपीज़ है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये क्या होता है? शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में है कि शॉपकीपर किस पे शिफ्ट कर रहा है? कस्टमर पर। तो इस तरीके से ये जो टैक्स होता है ये शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स, किसी पर भी, समवन एल्स किसी और पर ये क्या करा जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या था और इनडायरेक्ट टैक्स क्या था। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता, शिफ्टेड नहीं होता, वो डायरेक्टली उसी पर्सन पे लगता है जो उस टैक्स को पे करेगा। जिसका बर्डन है वही पे करेगा। मतलब अगर मिस्टर ए का बर्डन है तो वो टैक्स उन्हें ही पे करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो प्रोडक्ट के थ्रू क्या करा जाता है? किसी और से ले लिया जाता है, वो शिफ्ट किया जा सकता है, वो टैक्स उस किसी और पर्सन से लिया जा सकता है, उसका बर्डन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर इनकम। अब इनकम एक पर्सन जो है वो तो अर्न कर रहा है। अब ये जो पर्सन है मिस्टर ए, ये क्या है? ये इनकम तो अर्न कर रहे हैं। अब ये रियल इनकम क्या होता है और टैक्सेबल इनकम क्या होता है? पहले हम समझते हैं इनकम ही क्या होता है। इसने एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या किया? जो भी अर्न किया वो इनकम, जो भी अर्न किया वो इनकम। अब इनकम में रियल इनकम क्या होता है और टैक्सेबल इनकम क्या होता है? अब इसे हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं रियल इनकम क्या होता है। फर्स्ट रियल इनकम और नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम। इनकम मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी उसने अर्न किया वो इनकम। अब क्या उसने इनकम जो अर्न की उस पर वो सब पर टैक्स दे दे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर उसने सपोज पूरे ईयर जो है वो अर्न की 3 करोड़, 3 करोड़ उसने क्या किया? अर्न किया, तो वो सब पर टैक्स कैसे दे सकता है? उसके एक्सपेंस भी तो हुए। तो क्या होगा? ये रियल इनकम है। रियल इनकम हुई 3 करोड़ की। तो रियल इनकम कितनी है? जो इनकम हुई है उसे रियल में प्लस, अब वो क्या करेगा? मेरे तो भाई एक्सपेंस भी हुए हैं। सपोज 1 करोड़ का उसका एक्सपेंस हो गया। क्या हो गए? सारे एक्सपेंस हो गए। फिर उसने कुछ पॉलिसीज़ ली थी, वो सारी पॉलिसीज़ 1 करोड़ की हो गई। तो अब उसके पास टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 1 करोड़। यानी जो 1 करोड़ रुपए जो बचे वो उसकी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी, ना कि 3 करोड़। तो 3 करोड़ और 1 करोड़ में डिफरेंस है, रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम है। रियल इनकम कौन सी इनकम? जो रियल में अर्न कर रहा है, और टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर वो टैक्स पे करेगा। नाम से ही पता चल रहा है टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे क्या करना है? उसको टैक्स पे करना है, और इस इनकम पे उसे टैक्स पे नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इनकम टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन टैक्स अर्न बाय पर्सन। जो पर्सन अर्न करता है उस पर ये टैक्स लगता है। अब मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी लिखी है। फर्स्ट, रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। अब हाँ, यहाँ पर देखो रियल इनकम कितनी हो रही है? 3 करोड़ हो रही है, और टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1 करोड़ है। तो हाँ, टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कम है और रियल इनकम क्या है? ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल सूट हो रहा है। नेक्स्ट, हो सकता है रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम इक्वल हो। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, पॉसिबल है। उसने इनकम अर्न की 1 करोड़, और वो उसकी डायरेक्ट इनकम वो क्या हो गई? वही उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। कैसे हो सकता है ये? सपोज उसकी जो प्रॉपर्टी थी
उसने प्रॉपर्टी सेल आउट करी, उस पर इनकम हुई 1 करोड़ और उसने 1 करोड़ पे टैक्स पे किया, तो ये क्या होगा, इक्वल। अब क्या रियल इनकम कम भी हो सकती है टैक्सेबल इनकम से? तो हाँ, हो सकती है। कैसे? एक पर्सन जो है मिस्टर ए ने क्या किया, वो एम्प्लॉय थे, उनको जो इनकम अर्न हो रही थी वो हो रही थी 50,000 पर मंथ, ठीक है, या ईयरली ले लेते हैं हम, ईयरली है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख उसे ईयरली इनकम हो रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो वो तो 5 लाख पे सोचेगा, 5 लाख पे मैं टैक्स पे करूंगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ 5 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो कहेगा इसकी इनकम तो ये है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, रियल इनकम से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है, 5 लाख तो है नहीं। प्लस जो इसकी कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी, इसको रहने के लिए घर दिया हुआ था, अकोमोडेशन दी हुई थी, प्लस सारा फर्नीचर, ड्राइवर, कार, इतनी सारी एक्सेसरीज इसे दी हुई थी, इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट को वैल्यूएट करके इसमें ऐड किया जाएगा, और जब वो वैल्यूएशन हुई तो पता चला 5 लाख और इसकी इनकम है, तो यानी कि टोटल इसकी इनकम हुई 10 लाख। कितनी इनकम हुई, 10 लाख। तो अब ये कहेगा मेरी तो रियल इनकम 5 लाख थी, लेकिन टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, 10 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ, रियल इनकम से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम हुई। और वो क्यों हुई, क्योंकि इसके पास अनदर वो भी थे जो जो से यूज़ कर रहा था रिसोर्सेज, जैसे हाउस यूज़ कर रहा था, ड्राइवर यूज़, और प्लस उसकी कार, अकोमोडेशन, ये सारे जो थे ये सब चीज़ यूज़ कर रहा था। अगर वो ये नहीं यूज़ करता तो इसके लिए वो एक्सपेंस करता ना एक्सपेंस, लेकिन ये तो इसे प्रोवाइड किए गए, तो ये भी इसकी इनकम में ऐड किए जाएंगे कि ये भी इनकम कौन है, कंपनी उसको अपनी तरफ से दे रही है, तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम होगी। तो हमने यहाँ पर 3 केसेस पढ़े जहाँ पर रियल इनकम क्या थी, ज़्यादा थी। पहले एग्जाम्पल में 3 करोड़ रुपए कमा रहा था, 1 करोड़ रुपए टैक्स पे कर रहा था। दूसरे एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ की सेल आउट की, उस पर उसने टैक्स पे कर दिया। तीसरे में हमने पढ़ा कि रियल इनकम क्या होती है, कम होती है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है। कैसे, अगर उसकी 5 लाख इनकम हो रही है, प्लस उसने बहुत सारी फैसिलिटी ले रखी है जो कंपनी ने उसे प्रोवाइड कर रखी है, तो उन सब की वैल्यूएशन करके उसकी इनकम में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और बाद में वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। रियल इनकम कम है उसकी 5 लाख, लेकिन उसकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन कौन होता है और एसएससी कौन होता है। बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों डिफरेंस में, वो दोनों को सेम समझते हैं, तो नहीं, दोनों सेम नहीं है। पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, ABCXYZ, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो इनकम अर्न कर रहा है। सपोज इसने इनकम अर्न की 5,000, तो ये पर्सन है, इसने अर्न किया, ठीक है, या नहीं भी की तब भी पर्सन है, लेकिन हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो हम अर्न की बात करेंगे। तो कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, जो अर्न कर रहा है, लेकिन इसने 5,000 अर्न की, क्या ये टैक्स पे करेगा, नहीं, नहीं करेगा ना, क्योंकि 5,000 टैक्स रेट में आता ही नहीं। जो उनके जो कंडीशंस हैं कि 5 लाख तक तो छूट है ना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, तो इसकी इनकम तो 5 लाख से कम है, तो इसको तो टैक्स पे करना ही नहीं है। तो पर्सन कौन है, जो इनकम अर्न करता है, और एसएससी कौन है, जो टैक्स पे करेगा, यानी कि जिसकी इनकम क्या होगी, 5 लाख से अबव, यानी कि जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। तो ये सारी क्या है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो एसएससी कहलाएगा, जो टैक्स पे करेगा, जो टैक्स पे करेगा वो एसएससी, और जो टैक्स पे नहीं करेगा वो पर्सन, वो क्या है, पर्सन। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2018 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये ईयर है 2019 से 2018। ये जो ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च में क्या हुआ, इसका एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो इस ईयर में जो भी उसने इनकम अर्न की है उसको वो टैक्स पे करेगा ना, इस ईयर में उसका असेसमेंट होगा। तो ये क्या कहलाता है, उसका प्रीवियस ईयर जिसमें उसने इनकम अर्न की,
और जहाँ पर वो कैलकुलेशन होगी वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर, जहाँ पर वो टैक्स को पे करेगा। तो ये क्या होगा, टैक्स पे, यानी कि असेसमेंट होगा अब यहाँ पर। अब क्या होता है कि क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इस पूरे साल में जो भी इनकम अर्न की वो डायरेक्ट आप इस ईयर में कैलकुलेट करके पे करें? नहीं, गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने इतना इनकम अर्न किया, आप हमें हर 3 महीने में या 4 महीने में आप हमें क्या करो, हर क्वार्टरली क्या करो, पे कर दो जो भी आपने अर्न किया। ठीक है, इसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का। मिस्टर ए इनकम अर्न कर रहे थे 3 करोड़, वही एग्जांपल ले लेते हैं 3 करोड़। अब वो उनकी इनकम हुई 3 करोड़, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप नेक्स्ट ईयर तो हमें पे करोगे ही, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, क्यों ना आप क्वार्टरली पे करते जाओ। तो उसने कहा ऐसा मैं क्यों करूँ भाई, नेक्स्ट ईयर पे करूँगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, आपको पता है आप इतनी इनकम अर्न कर रहे हो तो आप इतने पे हमें क्वार्टरली टैक्स पे करते रहो, जिससे कि आप पर भी बर्डन कम होगा। और अगर आप हमें नेक्स्ट ईयर पे करोगे तो हम आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितने भी दिन आपका लेट होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, क्वार्टरली एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं। क्या करते हैं, एडवांस टैक्स, टैक्स को क्या कर देना, एडवांस में पे कर देना, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर पे करना है ना, लेकिन यहाँ पर भी पे करते जा रहे हैं, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और ये क्या करा, एडवांस में पे कर दिया, ये अज्यूम करके कि इतनी इनकम होगी। अब ये पर्सन कहेगा लेकिन अगर मैंने अज्यूम करके आपको टैक्स पे कर दिया और हो सकता है कम मेरा टैक्स निकला तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर रिफंड भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपनी इनकम को अज्यूम करके अपना टैक्स पे कर दो, और वो टैक्स अगर आपका टैक्स कम बना तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रिफंड कर देती है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताई, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर इज द पीरियड 12 month which is started 1st April of the year and end with 31st March of the next year। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31st मार्च। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या होता है, इससे प्रीवियस जो लास्ट ईयर है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। और ये जो ईयर है ये क्या कहलाता है, असेसमेंट, जहाँ पर टैक्स का क्या होता है, असेसमेंट होता है। जो प्रीवियस ईयर में उसने इनकम अर्न की उसका असेसमेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या है, इनकम अर्न इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। जो भी इनकम उसने अर्न की वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर, उसको हम क्या जानते हैं, प्रीवियस ईयर के नाम से। एंड द नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर इज अ टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर। अब जो ये असेसमेंट ईयर है ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यू क्या होता है, टैक्स पे किया जाता है। तो असेसमेंट ईयर क्या है, जहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और प्रीवियस ईयर क्या है, जहाँ पर इनकम को अर्न किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इन केस प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मिस्टर ए जो है वो कहते हैं मैंने तो आज ही बिजनेस शुरू करा है, क्या मैं आज ही टैक्स पे कर दूँ, आज ही टैक्स पे कर दूँ, ये मिस्टर ए हैं। तो इनके लिए क्या लिखा है यहाँ पर, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर कमेंस ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस प्रोफेशन और द डेट on which the source of income newly come to existence and with 31st March of the financial year। जब आपका ईयर एंड हो, जब आप थोड़ा सा अर्न कर लें 31st मार्च, तब आप पे कर दें। आपका जो टैक्स है वो कब पे कर दें, 31st मार्च, जब आपका ये जो बिजनेस है सेटअप हो जाए और आप कुछ इनकम अर्न कर लें, तब आप हमें टैक्स पे कर दें, गवर्नमेंट कहती है। Thus, in case of newly set up business profession or new source of income, the first previous year is a period of 12 month or less than 12 month। तो ये हो सकता है या तो 12 मंथ का हो, या फिर अगर आपने मिड में ही कहीं बिजनेस स्टार्ट किया है तो 12 मंथ से कम भी हो सकता है।
तो ये आपको क्या करता है, आपको पहले अर्न कर लो देन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमने जो पढ़ा पूरा इनकम टैक्स, उसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स को पढ़ा। तो इनकम टैक्स अब है क्या, टैक्स हमने डिस्कस कर लिया, इनकम भी डिस्कस कर लिया। अब हम दोनों को पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, इन विच इज अ, और क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स को हम किस टैक्स में कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स को मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आएगा। इसका बर्डन इसी पर्सन को क्या करना है, बियर करना है, जिसका बर्डन वही बियर करेगा, वही टैक्स पे करेगा। विच इज इम्पोज्ड अपॉन द इनकम ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की जो इनकम है, जो उस पर्सन की इनकम है वो उसी को पे करनी होगी, उसी को उसका बर्डन पे करना होगा, उसका बर्डन उसी को बियर करना पड़ेगा। इट इज कंप्यूटेड ऑन अकर्ड और रिसीव नेट टैक्सेबल इनकम बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैंने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर वो होता है जहाँ पर इनकम को अर्न किया जाता है, जिसका जो कैलकुलेशन है वो कहाँ होता है, असेसमेंट ईयर में। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रेट, जो भी प्रिस्क्राइब रेट है उस समय, जो टैक्स की रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग उस टैक्स को पे करना। ऑफ इनकम टैक्स इन करंट असेसमेंट ईयर, जो भी करंट असेसमेंट ईयर है उसमें इनकम टैक्स पे करना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सोर्स किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। तो ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने जो इनकम अर्न की है वही हम प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 3 करोड़। 3 करोड़ क्या की है, इन्होंने इनकम अर्न की, इन्होंने ये इनकम अर्न की है डायरेक्टली। तो ये अब क्या होगा, इसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन का बर्डन है, इसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेगा, जो भी इनकम है 3 करोड़, इस पे जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स ये पे करेगा। अब ये प्रीवियस ईयर कब इसने अर्न की होगी, इसने ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, यानी प्रीवियस ईयर जो उसने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसने अर्न किया होगा वो उसको गवर्नमेंट को पे करना है। उस पूरे ईयर उसने जो अर्न किया है प्रीवियस ईयर में वो उसको असेसमेंट ईयर यानी कि करंट असेसमेंट ईयर में पे करना होगा। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि इससे इनकम टैक्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, वो आगे डेवलप कर पाती है। सो नेक्स्ट, अब हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन है उसी को करना है, इनडायरेक्ट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस फिर हमने पढ़ा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है और ये जिसका पर्सन का है, जिस पर्सन का बर्डन है उसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ग्रुप और ब्लॉगर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉगर की यहाँ पर आईडी दी हुई है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस के नाम पर आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।